क्या आपको लगता है कि आपका मन कभी-कभी आप पर हावी हो जाता है? आप किसी दिशा में सोचना शुरू कर देते हैं, चाहे वह चिंता हो या अवांछित विचार, और फिर इन विचारों पर से आपका नियंत्रण पूरी तरह से खो जाता है। ऐसा महसूस होता है जैसे आप एक मानसिक तूफान में फंस गए हों, बिना किसी दिशा के। आप सोच सकते हैं कि इस पर भी नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। अपने मन को चिंतित विचारों के उथल-पुथल भरे पानी से किसी कुशल नाविक की तरह पार लगाया जा सकता है। पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि हर हिस्सा अद्भुत जानकारी से भरा हुआ है जो आपके दुनिया को देखने के नजरिए को बदल सकता है। और अधिक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। हमें आपकी प्रतिक्रिया सुनना बहुत अच्छा लगता है। 8. नियंत्रण के द्वंद्व को समझना। स्टोइक फिलॉसफी मूल रूप से डिचॉटमी ऑफ कंट्रोल की समझ पर आधारित है। इसके अनुसार हमारे अनुभवों को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक वो चीजें जो हमारे नियंत्रण में होती हैं और दूसरी वो जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। इसका मतलब है कि हमारी सोच, हमारे निर्णय, इरादे और प्रतिक्रियाएं हमारे नियंत्रण में होती हैं, जबकि जो हमारे बाहर होता है, जैसे कि किस्मत का झटका, दूसरों की राय, ये सब चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। ये विभाजन एक कंपास की तरह काम करता है जो हमें उस दिशा में ले जाता है जहां हम नियंत्रण कर सकते हैं, और फिर हमें उस पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देता है। ऐसा करने से हम उस चिंता और तनाव से बच सकते हैं जो अक्सर हम अनियंत्रित चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश में महसूस करते हैं। डिचॉटमी ऑफ कंट्रोल हमें उन हालातों को संभालने की कोशिश से मुक्त करता है जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। इसी सच्चाई पर आधारित है कि हम अपने ध्यान और मेहनत को उस पर लगाएं जो सही मायनों में उत्पादक हो। यह जागरूकता मानसिक स्पष्टता लाती है, भावनाओं की उथल-पुथल को कम करती है और हमें जीवन की अनिश्चितताओं का सामना करने की ताकत देती है। इस सिद्धांत से इक्वानिमिटी भी विकसित होती है, क्योंकि हम सीखते हैं कि किस चीज पर ध्यान देना चाहिए और किसे सरलता से स्वीकार करना चाहिए। सदियों से इसका ऐतिहासिक प्रमाण देखा गया है। सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने इसका पालन तब किया जब रोम महामारी और युद्धों से जूझ रहा था। वह परिणामों पर ध्यान देने के बजाय अपने निर्णयों पर ध्यान केंद्रित करते थे। एपिक्टेटस, जो एक गुलाम पैदा हुआ था, ने इस समझ के जरिए स्वतंत्रता का अनुभव किया, भले ही वह बंधन में था। आधुनिक मनोवैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि जो लोग इस सिद्धांत का पालन करते हैं, उनमें चिंता के स्तर कम होते हैं और उनकी निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। यह प्राचीन ज्ञान आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य उपचार के लिए इस्तेमाल होने वाली कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में भी शामिल है। राजेश एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। वह एक बेहद जटिल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिसकी डेडलाइंस बहुत सख्त थीं और टीम में भी बहुत विवाद था। उन्होंने डेडलाइन और दूसरों के रवैये से परेशान हुए बिना सीधे कंट्रोल के सिद्धांत को अपनाया। उन्होंने 3 चीजों पर ध्यान केंद्रित किया: अच्छी कोडिंग, साफ सुथरा डॉक्यूमेंटेशन और सही कम्युनिकेशन, क्योंकि ये उनके नियंत्रण में थे। जब उनके साथियों ने समय पर काम पूरा नहीं किया तो राजेश ने अपनी रणनीति बदल ली, बजाय इसके कि वो निराश होते। प्रोजेक्ट सफल इसलिए हुआ क्योंकि राजेश ने हर चीज को कंट्रोल नहीं किया, बल्कि उन्होंने सिर्फ उस पर ध्यान दिया जो उनके नियंत्रण में था। जैसा कि एपिक्टेटस ने कहा था, जीवन का मुख्य कार्य ठीक इसका उल्टा है, ये पहचानना और जितना संभव हो अलग अलग करना कि किन परिस्थितियों में मैं नियंत्रण कर सकता हूं और किन में नहीं। डिचॉटमी ऑफ कंट्रोल को नियमित रूप से और ध्यानपूर्वक अभ्यास करना चाहिए। आप इसे अपनी रोज की लिस्ट बनाकर शुरू कर सकते हैं, जिसमें आप उन परिस्थितियों को विभाजित करें जो आपके नियंत्रण में हैं और जो नहीं है। अगर स्थिति मुश्किल लगती है तो कुछ समय लें और सोचें कि आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं और क्या नहीं। जो हो रहा है उसे बिना भावनात्मक रूप से विरोध किए स्वीकार करना सीखें। अपनी ऊर्जा का उपयोग केवल उन चीजों पर करें जो आपके नियंत्रण में हैं। समय समय पर यह देखना कि आप परिस्थितियों पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इस सिद्धांत को आपके भीतर मजबूत करेगा। ध्यान रखें कि कई बार ऐसा भी लगेगा कि आपके पास बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है, लेकिन उस स्थिति में भी आपके पास अपने दृष्टिकोण और प्रतिक्रिया पर नियंत्रण होता है। 2. सचेत जागरूकता का अभ्यास करें। माइंडफुल अवेयरनेस स्टोइक अभ्यास की नींव है, जो अवचेतन प्रतिक्रिया और सचेत उत्तर के बीच एक मध्यस्थ की तरह काम करती है। इसमें हमारे विचारों, भावनाओं और आवेगों के प्रवाह पर सतर्क ध्यान देना शामिल है। जब हम माइंडफुल अवेयरनेस को विकसित करते हैं तो हम इन मानसिक प्रक्रियाओं को
बिना किसी निर्णय या प्रतिक्रिया के देख सकते हैं, जिससे प्रतिक्रिया देने से पहले विचार करने का समय मिलता है। इस प्रकार की आत्म जागरूकता हमें मनमानी और भावनाओं के बहाव से बचाकर तर्क संगत रूप से काम करने की क्षमता देती है। माइंडफुल अवेयरनेस हमें ऑटो पायलट मोड से मुक्त करती है, जिससे हम सचेत रूप से अपने निर्णय ले सकें। इस कौशल को विकसित करने से आप यह गहराई से समझ पाएंगे कि आप कैसे सोचते हैं और कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। आप यह भी जानेंगे कि किसी स्थिति पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है, और आप धीरे धीरे समझदारी से और कम आवेगपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया देना शुरू करेंगे। यह अभ्यास आपको वर्तमान में रहने की सराहना करना सिखाता है और समय के साथ अतीत या भविष्य की घटनाओं को लेकर चिंता कम करता है। न्यूरोसाइंस में वैज्ञानिक शोध माइंडफुल अवेयरनेस का समर्थन करते हैं। दीर्घकालिक अध्ययन दिखाते हैं कि आत्मचिंतन, भावनात्मक नियंत्रण और ध्यान से जुड़े मस्तिष्क के क्षेत्रों में ग्रे मैटर की घनत्व बढ़ती है। इस तरह के अभ्यास सकारात्मक व्यवहार के पैटर्न विकसित करते हैं, तनाव हार्मोन के स्तर को कम करते हैं और इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाते हैं। प्राचीन स्टोइक ग्रंथों में कई उदाहरण मिलते हैं जहां अभ्यासकर्ताओं ने वर्षों तक जागरूकता के इस सिद्धांत का पालन करके भावनात्मक रूप से अद्भुत स्थिरता पाई है। उच्च न्यायालय के जज अर्जुन की दिनचर्या में सचेत जागरूकता का अभ्यास शामिल था। कोर्टरूम में प्रवेश करने से पहले वह 5 मिनट अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देते थे। इससे उन्हें यह समझने में मदद मिलती थी कि कब उनके व्यक्तिगत पूर्वाग्रह उनके फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। जब एक मामले में राजनीतिक दबाव बहुत अधिक था, तो माइंडफुल अवेयरनेस के अभ्यास ने उन्हें पक्षपातपूर्ण निर्णय देने से रोका। हर घंटे अपना ध्यान उस कर्तव्य पर केंद्रित करें जो आपके हाथ में है, गौरव, मानवता, करुणा और स्वतंत्रता के साथ, और बाकी सब विचार छोड़ दें। मार्कस ऑरेलियस। माइंडफुल अवेयरनेस को कैसे विकसित करें? अपने दिन के पहले 5 मिनट अपने विचारों का निरीक्षण करते हुए बिताएं। उत्तेजक स्थितियों में प्रतिक्रिया देने से पहले खुद को रोकने की आदत डालें। दिन के कुछ निश्चित समय पर खुद से यह पूछें कि आपका मानसिक हाल कैसा है। उन शारीरिक संवेदनाओं पर ध्यान दें जो भावनाओं के साथ आती हैं। एक माइंडफुलनेस जर्नल रखें और समय के साथ अपने अवलोकन लिखते रहें। धीरे धीरे अभ्यास की अवधि और आवृत्ति बढ़ाएं। 3. तर्क के साथ नकारात्मक विचारों को दोबारा लिखें। स्टोइक फिलॉसफी में नकारात्मक विचारों को बदलने का एक बड़ा तरीका है तार्किक विश्लेषण। यह प्रक्रिया हमारे स्वचालित और आदतन नकारात्मक व्याख्याओं का सामना तर्क और सोच से करती है, जिससे वे तर्क संगत जांच के योग्य हो जाती हैं। इस विश्लेषण के जरिए हम अपने विचारों को तर्क और लॉजिक से देखते हैं, ताकि उन मानसिक गड़बड़ियों की पहचान की जा सके और उनकी जगह वास्तविकता के करीब आकलन किया जा सके। इस तरह नकारात्मक सोच की आदतों को व्यवस्थित रूप से सकारात्मक नजरियों में बदला जा सकता है। तार्किक रिफ्रेमिंग लोगों को भावनात्मक स्थिरता और मानसिक स्पष्टता बनाए रखने में मदद करती है। जहां तर्क का इस्तेमाल होता है, वहां भावनाओं को अनियंत्रित रूप से भटकने से रोका जा सकता है। यह अभ्यास आपको किसी स्थिति को अलग-अलग दृष्टिकोण से साफ सुथरे तरीके से देखने में मदद करता है और गलत धारणाओं को उजागर करता है। इससे व्यक्ति एक अधिक संतुलित और यथार्थवादी दुनिया की समझ विकसित कर पाता है, जो उसे मानसिक सहन शक्ति बनाए रखने में मदद करती है। मनोवैज्ञानिक शोध भी तार्किक रिफ्रेमिंग की प्रभावशीलता का समर्थन करते हैं। अध्ययनों में पाया गया कि जो लोग तार्किक विश्लेषण में प्रशिक्षित होते हैं, उनमें चिंता और अवसाद के लक्षण कम हो जाते हैं। स्टोइक अभ्यासकर्ताओं के अनुभव भी इस तकनीक की सफलता की ओर इशारा करते हैं, जिससे वे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शांत बने रहे। आधुनिक उपचार जैसे रैशनल इमोशन बिहेवियर थेरेपी भी इन्हीं विचारों पर आधारित हैं। कार्तिक, एक स्टार्टअप फाउंडर, ने आखिरी समय में एक निवेशक खो दिया। इस स्थिति में घबराने की बजाय उन्होंने तार्किक रिफ्रेमिंग का उपयोग किया। उन्होंने स्थिति को वस्तुनिष्ठ रूप से देखना शुरू किया और वैकल्पिक फंडिंग स्रोत खोजे। उन्होंने इस झटके को अपने बिजनेस मॉडल को मजबूत करने का अवसर माना। तर्क संगत सोच ने उन्हें 3 महीने के भीतर नए निवेशक दिलाए और अंत में उन्होंने पहले की डील से बेहतर शर्तों पर निवेश पाया। यह ब्रह्मांड बदलाव है। हमारी जिंदगी वही होती है जो हमारे विचार इसे बनाते हैं। मार्कस ऑरेलियस।
नकारात्मक सोच के पैटर्न को पहचानें। अपनी पहली व्याख्या पर तर्क संगत विश्लेषण करें। अपने विचारों के पक्ष और विपक्ष में सबूत खोजें। घटनाओं की वैकल्पिक व्याख्या पर विचार करें। चीजों को दूसरों के नजरिए से देखने की आदत डालें। भावनात्मक संतोष की बजाय वस्तुनिष्ठ सच्चाई खोजने की आदत बनाएं। 4. प्रेमेडिटाटियो मालोरम का उपयोग करें। प्रेमेडिटाटियो मालोरम स्टोइक प्रैक्टिस का एक हिस्सा है, जिसमें हम संभावित मुश्किलों के बारे में पहले से सोचते हैं। इसे नेगेटिव विजुअलाइजेशन भी कहा जाता है, यानी किसी घटना से पहले ही उन समस्याओं, रुकावटों और परेशानियों की कल्पना करना जो जीवन में आ सकती हैं। इस मानसिक तैयारी का मतलब होता है कि हम अपने दिमाग में इन मुश्किलों का विस्तार से सोचें और उन्हें महसूस करें। इससे हमें मानसिक मजबूती मिलती है और जब असल में कोई परेशानी आती है तो हम उतने झटके में नहीं आते। यह अभ्यास हमें भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, क्योंकि बुरी घटनाओं से मिलने वाले अचानक के आश्चर्य को हटा देता है। यह प्रैक्टिस हमारी मानसिक ताकत को मजबूत करती है और चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर तैयार करती है। जब आप लगातार समस्याओं की कल्पना करते हैं तो आप आराम से जुड़ाव नहीं रखते और जल्दी बदलाव के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे हमें समस्याओं के समाधान और उन्हें रोकने के उपाय पहले से ही सोचने में मदद मिलती है, जिससे भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर हमारी चिंता कम हो जाती है। इतिहास में देखा गया है कि प्राचीन स्टोइक इस प्रैक्टिस का उपयोग गंभीर कठिनाइयों के समय शांत रहने के लिए करते थे। आजकल की सैन्य और इमरजेंसी प्रतिक्रिया ट्रेनिंग में भी मानसिक तैयारी के इस तरह के तरीकों का इस्तेमाल होता है। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो लोग पहले से ही मुश्किलों का सामना करने की मानसिक तैयारी करते हैं, उनमें चुनौतियों का सामना करने की क्षमता ज्यादा होती है और तनाव का स्तर कम होता है। मीरा ने अपने ट्रेनिंग में प्रेमेडिटेटियो मालोरम का इस्तेमाल किया। वह संभावित समस्याओं की कल्पना करती थी, जैसे कि चोट लगना, उपकरणों की विफलता या खराब मौसम। असली इवेंट के दिन जब बारिश हो रही थी और ट्रैक फिसलन भरा था, उसने खुद को शांत रखा और अपनी रणनीति बदलकर मेडल जीत लिया। उसकी इस मानसिक ट्रेनिंग ने उसे इस संकट को संभालने में मदद की। समझदार व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ नहीं होता जो उसकी उम्मीदों के खिलाफ हो। सेनेका हर दिन 5 मिनट उन चीजों की कल्पना करें जो गलत हो सकती हैं। हर संभावित घटना के लिए बैकअप प्लान बनाएं। नियमित रूप से देखें और प्रमुख प्रोजेक्ट्स में संभावित रुकावटों के लिए तैयार रहें। इस विजुअलाइजेशन का उपयोग करके अपनी भावनात्मक सहन शक्ति बढ़ाएं। याद रखें कि इसका उद्देश्य चिंता बढ़ाना नहीं है, बल्कि आपको बेहतर तैयारी के लिए तैयार करना है। भावनात्मक अलगाव विकसित करें। इसका मतलब है कि स्टोइक विचारधारा में ऑब्जेक्टिव जागरूकता होती है, जो किसी परिणाम या संपत्ति से अस्वस्थ जुड़ाव पर आधारित नहीं होती। इस अभ्यास में जीवन को इस तरह से जीना शामिल है जो भावनात्मक निर्भरताओं से खुद को नहीं बांधता। यह हमें सिखाता है कि अपने कर्मों की परवाह करें, लेकिन यह भी समझें कि अक्सर परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं होते। यह जीवन में संतुलन बनाए रखने का एक तरीका है जिसमें हम अर्थपूर्ण तरीके से जुड़ते हैं, बिना भावनात्मक दासता के बोझ के। भावनात्मक दूरी बनाना इंसान को बाहरी परिस्थितियों के अत्याचार से मुक्त करता है। अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से सही दूरी बनाना हमें निर्णय लेने में स्पष्टता और कठिन हालात में लचीलापन देता है। इससे हम ज्यादा तर्क संगत ढंग से काम कर पाते हैं और स्थितियों का सामना बिना ज्यादा भावनात्मक निवेश के बेहतर ढंग से कर पाते हैं। मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी स्वस्थ भावनात्मक दूरी के सकारात्मक प्रभावों की पुष्टि करते हैं। अनुसंधानों में पाया गया है कि जो लोग उचित रूप से भावनात्मक रूप से अलग होते हैं, वे तनाव को बेहतर तरीके से झेलते हैं और असफलताओं से जल्दी उभरते हैं। प्राचीन स्टोइक लेखों में भी ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां अभ्यासकर्ताओं ने गंभीर व्यक्तिगत हानि के बावजूद अपनी शांति बनाए रखी, और यह इसी प्रैक्टिस का नतीजा था। प्रियंका एक बिजनेस कंसल्टेंट थीं। उन्होंने एक महत्वपूर्ण मर्जर नेगोशिएशन के दौरान भावनात्मक दूरी का इस्तेमाल किया। उन्होंने परिणाम में व्यक्तिगत रूप से निवेश नहीं किया था, फिर भी पूरे प्रोसेस से खुद को अलग रखा। जब अचानक जटिलताएं उत्पन्न हुईं, तो उनकी इस मानसिकता ने उन्हें बिना भावनाओं में फंसे तुरंत रणनीति बदलने में मदद की, और परिणाम स्वरूप सफलतापूर्वक मर्जर पूरा हुआ।
सच्ची स्वतंत्रता इच्छाओं की पूर्ति से नहीं, बल्कि इच्छाओं को हटाने से मिलती है। एपिक्टेटस, भावनात्मक दूरी का अभ्यास छोटे छोटे दैनिक अभ्यासों से शुरू करें। अपनी भावनाओं को देखें, लेकिन उन पर कार्रवाई न करें। परिणामों से जुड़े बिना उन्हें स्वीकार करना सीखें। यह जानें कि आपकी भावनाओं को क्या ट्रिगर करता है। कठिन परिस्थितियों में तर्क संगत बने रहें और केवल तथ्यों पर ध्यान दें, भावनाओं पर नहीं। से सदाचार के माध्यम से आंतरिक शांति का विकास करें। अंदर की शांति, जो कि सद्गुण से आती है, स्टोइक खुशी का मुख्य आधार है। यह ज्ञान, न्याय, साहस और संयम के विकास पर केंद्रित है। इस प्रैक्टिस का जोर इस बात पर है कि असली संतोष वास्तव में हमारे अंदर से आता है, न कि किसी उपलब्धि से। यह बताता है कि सद्गुण खुद में एक ऐसा स्रोत है जो संतोष प्रदान करता है, चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों या भौतिक सफलता हो। यह सद्गुण आधारित, अंदर की शांति पर आधारित स्थायी खुशी का समर्थन करता है। बाहरी स्रोतों से मिलने वाले संतोष के विपरीत सद्गुण कभी भी परिस्थितियों के साथ नहीं बदलता। इस नजरिए से बाधाएं हर परिस्थिति में सद्गुण का अभ्यास करने के लिए अवसर बन जाती हैं। हर स्थिति में सद्गुण को विकास और नैतिकता बनाने के एक मौके के रूप में देखा जाता है। सद्गुण पर ध्यान केंद्रित करने से निर्णय लेना आसान हो जाता है और आंतरिक संघर्ष कम हो जाता है। ऐतिहासिक उदाहरण बताते हैं कि जो लोग सद्गुणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे सबसे गंभीर कठिनाइयों के दौरान भी शांति बनाए रखने में सक्षम होते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के शोध बताते हैं कि जो लोग आंतरिक पुरस्कारों को बाहरी पुरस्कारों से अधिक महत्व देते हैं, वे अधिक जीवन संतोष का अनुभव करते हैं। सकारात्मक मनोविज्ञान पर शोध यह साबित करता है कि नैतिकता और दीर्घकालिक भलाई के बीच संबंध है। आयशा एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थीं और बजट में कटौती उनकी सामुदायिक कार्यक्रमों को खतरे में डाल रही थी। वह पैसे के लिए अपने सिद्धांतों की बलि नहीं देती थीं, बल्कि इंटीग्रिटी और सेवा बनाए रखने का चुनाव करती थीं। उनका सद्गुण आधारित दृष्टिकोण नवोन्मेषी समाधानों, समुदाय से समर्थन और अंततः स्थायी फंडिंग स्रोतों में बदल गया। उन्होंने अपनी अंदर की शांति में कोई उथल-पुथल नहीं देखी। वह सद्गुण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से मार्गदर्शित थीं। अच्छा, आदमी क्या होना चाहिए, इस पर बहस करने में और समय बर्बाद मत करो। खुद एक अच्छा आदमी बनो। मार्कस ऑरेलियस। हर दिन सद्गुण का अभ्यास करें। आसान करने के बजाय किसी नैतिक सिद्धांत के आधार पर निर्णय लेना शुरू करें। विचार करें कि क्या आपके कर्म मुख्य सद्गुणों जैसे साहस, न्याय और संयम से जुड़े हैं। साहस का अभ्यास करें, चुनौतियों का सामना करके और उनसे न भागें। दूसरों के साथ न्याय से व्यवहार करें। अपनी आदतों में संयम बनाए रखें। नकारात्मक विजुअलाइजेशन करें। निगेटिव विजुअलाइजेशन एक सकारात्मक गतिविधि है जिसमें जानबूझकर उन चीजों के नुकसान की कल्पना की जाती है जिनके लिए हम आभारी हैं। इससे हम उन चीजों से अपनी आसक्ति कम करते हैं और उपहार और अच्छे जीवन को और भी कीमती बनाते हैं। तो जरूरी है कि हम अपनी वर्तमान आशीर्वादों के बिना जीवन की कल्पना करें, जैसे स्वास्थ्य, रिश्ते, भौतिक चीजें और क्षमताएं। इस अभ्यास के जरिए हम जीवन में आने वाले अनिवार्य बदलावों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं और गहरी सराहना विकसित करते हैं। यह प्रैक्टिस मौजूदा संतोष को मजबूत करती है और संभावित नुकसान के खिलाफ लचीलापन बनाती है। जब हमें लगातार याद दिलाया जाता है कि जो फायदे हमारे पास हैं वे अस्थायी हैं, तो हम उन्हें वर्तमान में और पूरी तरह से सराहते हैं। यह नुकसान की चिंता को कम करता है और जब नुकसान होता है तो चीजों को सही दृष्टिकोण में रखने में मदद करता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि आभार के अभ्यास ने मानसिक भलाई और जीवन संतोष में गंभीर सुधार प्रदान किया है। अध्ययन आगे बताते हैं कि जो लोग नियमित रूप से निगेटिव विजुअलाइजेशन का अभ्यास करते हैं, वे अधिक लचीले और अनुकूल होते हैं। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार स्टोइक अभ्यासकर्ता इस तकनीक का उपयोग अपने व्यक्तिगत सामान के नुकसान के समय संतुलन बनाए रखने के लिए करते थे। राहुल एक उद्यमी थे जो रोजाना निगेटिव विजुअलाइजेशन का अभ्यास करते थे। वह हर दिन सोचते थे कि अगर उन्हें अपना व्यवसाय, स्वास्थ्य और परिवार का समर्थन खोना पड़े तो क्या होगा। यह उनकी दैनिक गतिविधि उन्हें एक बड़े संकट का सामना करते समय
सही नजरिया बनाए रखने में मदद करती थी। उनके मन की तैयारी ने उन्हें संकट को शानदार ढंग से नए और नवोन्मेषी समाधानों के साथ पार करने में मदद की। जब हम किसी स्थिति को बदलने में असमर्थ होते हैं, तो हम अपने आप को बदलने की चुनौती पाते हैं। मार्कस ऑरेलियस, हर दिन जीवन के एक प्रिय पहलू के नुकसान को देखने का अभ्यास करें, वर्तमान परिस्थितियों की सराहना करें। याद रखें कि हमारे पास और दूसरों के पास जो कुछ भी है, वह अस्थायी है। विजुअलाइजेशन वर्तमान क्षण की सराहना को बढ़ाता है। जब समय अच्छे होते हैं, तो सही नजरिया बनाए रखें। 8. दैनिक आत्मचिंतन स्वयं प्रतिबिंब हर दिन एक गहरा सोचने की प्रक्रिया है, जिसमें हम उन मुद्दों, कार्यों और निर्णयों पर विचार करते हैं जो हम रोज करते हैं। इसके लिए यह पूछना जरूरी है कि हमने दिन भर क्या किया, उन मूल्यों के आधार पर जो हम मानते हैं, और उन मुद्दों पर ध्यान देना है जहां हमें बदलाव और प्रगति की जरूरत है। शाम का रिव्यू व्यक्तिगत विकास और नैतिक वृद्धि का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। स्वयं प्रतिबिंब की आदत व्यक्तिगत विकास को तेज करती है और लोगों को अपने प्रति अधिक जागरूक बनाती है। इस प्रैक्टिस में व्यवहार, विचारों और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के पैटर्न को पहचाना और विश्लेषण किया जाता है। नियमित आत्मपरख के जरिए हम अपनी प्रतिक्रियाओं पर बेहतर नियंत्रण पाते हैं और अधिक सचेत विकल्प बनाते हैं। यह प्रैक्टिस हमें अपने सिद्धांतों के प्रति वफादार बनाए रखने में मदद करती है, जिससे हम अपने मूल्यों के अनुसार जीते हैं। व्यक्तिगत विकास और व्यवहार परिवर्तन पर किए गए अध्ययन बताते हैं कि समय समय पर स्वयं प्रतिबिंब वास्तव में प्रभावी है। शोध बताते हैं कि जो लोग इस तरह के अभ्यास करते हैं, वे आमतौर पर सही निर्णय लेते हैं और अपने भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण में रहते हैं। चरित्र विकास के दीर्घकालिक लाभ प्राचीन स्टोइक ग्रंथों में भी देखने को मिलते हैं। नेहा, जो एक हाई स्कूल में पढ़ाती हैं, हर कक्षा के बाद दैनिक स्वयं प्रतिबिंब का अभ्यास करती थीं। वह छात्रों के साथ बातचीत, पढ़ाने की प्रभावशीलता और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं की जांच करती थीं। इस प्रैक्टिस ने पढ़ाने के तरीकों और छात्रों के साथ रिश्तों में जबरदस्त सुधार किया। उनकी व्यवस्थित आत्म रिव्यू ने उन्हें अचेतन पूर्वाग्रहों और अप्रभावी पैटर्नों को पहचानने और उन्हें सुधारने में मदद की। जिस जीवन का निरीक्षण नहीं किया गया, वह जीने लायक नहीं है। सोक्रेटिस, हर दिन के लिए एक रिव्यू पीरियड निर्धारित करें। हर शाम 15 से 30 मिनट। व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए विशेष प्रश्न तैयार करें। विचारों और सुधार के क्षेत्रों का एक जर्नल रखें। व्यवहार या भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में पैटर्न की निगरानी करें। सुधार के लिए विशिष्ट कदम विकसित करने के लिए प्रतिबिंब का उपयोग करें। उपस्थित रहें और चिंता छोड़ दें। वर्तमान क्षण की जागरूकता का अभ्यास का मतलब है कि अपनी सभी इंद्रियों को पूरी तरह से वर्तमान अनुभव पर ध्यान केंद्रित करना और पिछले और भविष्य की चिंताओं को छोड़ देना। यह अनुशासन इस बात पर जोर देता है कि हम अपने तत्काल कार्यों, विचारों और भावनाओं पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें और अनावश्यक चिंताओं को पूरी तरह से छोड़ दें। यह मानसिकता लोगों को वर्तमान गतिविधियों में पूरी तरह से शामिल करने पर केंद्रित करती है, बजाय इसके कि वे कल्पित परिदृश्यों में अपनी सोच की ऊर्जा बर्बाद करें। वर्तमान क्षण में जीने के अभ्यास का नतीजा यह है कि हमें पिछले पछतावे और भविष्य की चिंताओं से मुक्ति मिलती है। इससे प्रदर्शन में सुधार होता है, गहरे रिश्ते बनते हैं और सामान्य तौर पर जीवन में संतोष बढ़ता है। यह हमें काम करने में अधिक प्रभावी बनाता है और मानसिक तनाव को कम करता है, क्योंकि मल्टीटास्किंग से होने वाला दबाव घटता है। जब ध्यान उत्पादक क्रियाओं की ओर जाता है, तो यह चिंता के चक्र को तोड़ने में मदद करता है। आधुनिक माइंडफुलनेस शोध ने दिखाया है कि वर्तमान क्षण की जागरूकता कई महत्वपूर्ण लाभ लाती है, जैसे तनाव में कमी और संज्ञानात्मक कार्यक्षमता में वृद्धि। न्यूरोलॉजिकल अध्ययनों में ध्यान और भावनाओं के नियंत्रण से जुड़े मस्तिष्क के क्षेत्रों में बढ़ी हुई गतिविधि दिखाई गई है। क्लिनिकल परीक्षण इस बात के साक्ष्य हैं कि वर्तमान केंद्रित प्रथाओं के माध्यम से चिंता से संबंधित लक्षणों में कमी आती है। लक्ष्मी एक सर्जन थीं। उन्होंने कई जटिल सर्जरी में वर्तमान क्षण की जागरूकता का पालन किया। वह यह नहीं सोचती थीं कि क्या गलत हो सकता है
या पहले मामलों में क्या हुआ था। वह हर छोटे मोटे मूवमेंट के प्रति बहुत जागरूक थीं। एक सर्जरी खासकर बहुत थकाने वाली थी। जब उन्होंने कुछ छोटे छोटे विवरण देखे जो मरीज की रिकवरी के लिए महत्वपूर्ण थे, वर्तमान में रहने की उनकी क्षमता ने उन्हें ऐसे दबाव में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने दिया। अपने मन को वर्तमान की सीमाओं के भीतर सीमित रखें। मार्कस ऑरेलियस। एक समय में एक गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करें और शारीरिक संवेदनाओं के साथ वर्तमान क्षण में खुद को स्थिर करें। जब आपका मन भटकने लगे तो धीरे धीरे ध्यान को वापस उस गतिविधि पर लाएं। निर्धारित अभ्यास के समय के दौरान अतीत और भविष्य से संबंधित विचारों को छोड़ दें। प्रत्यक्ष अनुभवों में पूरी तरह से शामिल होने का प्रयास करें। जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति को याद रखें। जीवन की अस्थायीता हमें स्टोइसिज्म का एक बुनियादी सिद्धांत सिखाती है कि सब कुछ अस्थायी है, हर समय बदलता रहता है। यह हमें बताता है कि सभी अनुभव, संपत्तियां, रिश्ते और वाकई में हर एक पल समय के प्रवाह में मौजूद हैं। जीवन की अस्थायीता को स्वीकार करने से हम उन वर्तमान अनुभवों के लिए एक गहरा आभार विकसित कर पाते हैं और साथ ही जीवन में सभी अनुभवों के लिए सही दृष्टिकोण बनाए रख पाते हैं। इस संदर्भ में जीवन की अस्थायीता को समझना वास्तविक आभार की भावना को बढ़ावा देता है और संलग्नता आधारित दुख को कम करता है। यह जानकर कि सब कुछ अस्थायी है, हमें महत्वपूर्ण क्रिया पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलता है, बेवजह की चिंताओं पर नहीं। इस तरह अस्थायीता को पहचानने से हमें उद्देश्यपूर्ण ढंग से जीने के लिए प्रेरणा मिलती है, जबकि अस्तित्व की बड़ी योजना में हमारे स्थान को बनाए रखते हैं। कई संस्कृतियों के ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि अस्थायीता को अधिक स्वीकार करने से मनोवैज्ञानिक मजबूती बढ़ती है। थानाटोलॉजी में अधिकांश शोध यह दिखाते हैं कि जो लोग स्पष्ट रूप से समझते हैं कि जीवन अस्थायी है, उनका जीवन अधिक संतोषजनक होता है और मृत्यु के बारे में चिंता इतनी तीव्र नहीं होती। प्राचीन स्टोइक ग्रंथों में ऐसी कहानियां भरी पड़ी हैं जो बताती हैं कि इस एहसास ने अभ्यास करने वालों के जीवन को कैसे सुधारने में मदद की। विक्रम एक अनुशासित कलाकार था और जीवन में अस्थायीता के विचार पर विचार करता था। वह अपने उत्पादों के प्रति उतना मजबूत नहीं था, लेकिन अपने काम के जरिए वास्तविक क्षण प्रदान करता था। जब उसकी कलेक्शन एक आग में जल गई, तो इस अस्थायीता के विचार ने उसे अपने नुकसान को भूलने और नए क्रिएशंस के लिए फिर से सोचने में मदद की। सब चीजें अस्थायी हैं, यादें भी उतनी ही अस्थायी हैं जितनी याद की जाने वाली चीज। मार्कस ऑरेलियस। जानें कि जो स्थिति आप आज अनुभव कर रहे हैं वह अस्थायी है। जीवन के सुखद पहलुओं से संलग्नता छोड़ दें। याद रखें, कुछ न कुछ बदलने वाला है। अस्थायीता के दर्शन का उपयोग करें ताकि आप ऐसे कार्य में संलग्न हों जो अर्थपूर्ण हो। जब चीजें ठीक चल रही हों और विपत्ति के समय एक उचित मानसिकता बनाए रखें। वर्तमान क्षण में योगदान देने पर ध्यान केंद्रित करें, जबकि इसकी अस्थायीता को अपनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और भी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और नीचे अपने विचारों के साथ कमेंट करें। हमें आपसे सुनना बहुत अच्छा लगता है।